हेलो बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने केस स्टडी की वीडियोस डाली थी। कौन कौन से चैप्टर डाली थी हमने डाली थी चैप्टर नंबर 9 की और चैप्टर नंबर 7 की मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो देख ले। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल नॉन मेटल की केस स्टडीज, क्योंकि ये जो केस स्टडी है मेटल नॉन मेटल की, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर भी आई हुई है और एक्सपेक्टेड है कि इस चैप्टर से केस स्टडी आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इससे आए, पर मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है सारी एलओएस के बारे में बताई गई है। ठीक है, अच्छा एलओएस के बारे में बताई गई है तो इसको छोड़ के ना हम एक बार क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन ही डील करने हैं। और क्योंकि अब की बार केस स्टडी कैसी है, सब्जेक्टिव वाले आने वाले की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो सीखेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आ जाओ भाई, मैदान में उतरते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? वाई इज अलोइंग डन। तो क्या इसके लिए मुझे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है ना, क्योंकि ये तो हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी था। चैप्टर नंबर 3 में हमने एलॉयज फॉर्मेशन के बारे में टॉपिक पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एलॉइंग क्यों करते हैं। चलिए आइए बैकग्राउंड जानते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एलॉय को जानने के लिए ना हमने सिंपल से काम करा, सर एलॉय होता क्या है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स का क्या होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स इज नोन एज एलॉयज। तो ये बात हमारा पहला बेसिक था। ठीक, अब वो एलॉइंग करते क्यों है? जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, ठीक है, तो आयरन से हम स्टेनलेस स्टील क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयरन के अंदर लग जाता है क्या? रस्ट। आयरन के अंदर क्या होती है? रस्टिंग होती है। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता। तो पहले वाले का आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर अगर मैं लिखूं अलाइंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, ठीक है, द मेटल फ्रॉम। अब एक बात याद रखेंगे, अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे रस्टिंग, और अगर किसी और मेटल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे, मेटल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कोरोजन। अगर किसी और मेटल की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसे? कोरोजन। तो एक बात समझ में आ गई कि सर मेटल की बात होगी तो कोरोजन, और स्पेशली आयरन की बात आएगी तो रस्टिंग। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए या फिर कोरोजन से बचाने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो एक मार्क्स का आंसर था, इतने में सटीक आंसर है, खत्म हो गया काम। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में आसान पार्ट कौन सा है? ठीक है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में से आसान पार्ट कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है? हाउ इज द स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयरन मेटल। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, आयरन से कैसे बनती है, तो ये पूछ रहा है वो। तो चलिए थर्ड पार्ट का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट का आंसर लिखना स्टार्ट करें तो हाउ इज द स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयरन मेटल। तो व्हाट, तो चलिए आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है? स्टेनलेस स्टील आयरन से कैसे बनी। तो हमने क्या ले ली सर? ये आयरन की प्रॉपर पूरी शीट ले ली। ठीक, इसमें क्या होगा? आयरन के ऐसे एटम्स अरेंज्ड होंगे। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझ पा रहे होंगे कि सर, अब कई बच्चे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर ये आयरन की जो हमने शीट ली है, इस शीट का हम करें तो करें क्या। तो हमने क्या बोला सर, आयरन के अंदर है ना, क्या डाल दो? आयरन के अंदर हमने बोला कि सर आयरन के अंदर है ना थोड़ा सा कार्बन डाल दो। ठीक है, तो हमने बोला सर जो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं ना बीच में, इन स्पेसेस के बीच में थोड़ा कार्बन डाल दो, थोड़ा सा कार्बन इसके बीच में डाल दो। ठीक है, तो आयरन के बीच में अगर हम थोड़ा थोड़ा क्या डाल देते हैं कि आयरन के जो भी स्पेसेस होते हैं बीच में, इंटर एटॉमिक स्पेसेस, कौन से स्पेसेस है ये? इंटर एटॉमिक स्पेसेस। ठीक है, अब हमने क्या बोला सर, आयरन क्योंकि एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, इनको मिक्स करो तो जो नया एलॉय बनेगा वो क्या होगा? स्टेनलेस स्टील होगा। अच्छा सर, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो ये जब इनको मिक्स करते हैं ना, तो कार्बन और आयरन के साइज के बीच में गैप कितना होता है? ठीक है, साइज का गैप आप हिंदी में कैसे याद रखिए, याद करना मेन मैटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे याद किया। तो साइज का जो गैप है ना, उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब वो भी कितना डिफरेंस होना चाहिए? ठीक है, 15 to 20% का डिफरेंस होना चाहिए। किसके बीच में? इन दोनों के साइज के बीच में। अगर डिफरेंस इनके बीच में है तो एलॉय बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।
तो हमने क्या बोला सर कि अब हम क्या बोलेंगे सर, जो ये गैप होता है ना इसके बीच में जाके कार्बन फंस जाता है, और जब कार्बन इसके बीच में फंस जाता है जाके, ठीक है, तो जो नया चीज बनती है उसे क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील बोलेंगे। ठीक है, तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है कि हम जब आयरन को और कार्बन को मिक्स करते हैं, ठीक है, जब इनके अलॉय फॉर्मेशन करते हैं तब स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन होती है। तो राइट वन बेनिफिशियल फीचर ऑफ द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो पहली बात तो स्टेनलेस स्टील आपने देखी है कि सर स्टेनलेस स्टील में क्योंकि एलॉय है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, तो सर सबसे पहली बात तो ये इसे क्या बना देगी, कोरोजन फ्री, कोरोजन फ्री बनाएगी पहली बात इसे। ठीक, कोरोजन फ्री होने के बाद क्या बनाएगी सर इसे, सर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी किसकी, इस मेटल आयरन की। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, कोरोजन फ्री हो गया। अच्छा, शाइन भी मारेगा भाई, शाइनिंग हो जाएगा उससे ये। ठीक है, तो शाइन इंप्रूव होगी उसकी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी उसकी, कोरोजन फ्री हो जाएगा, रस्टिंग वस्टिंग नहीं लगेगी इसके ऊपर। तो यानी कि सर ये इतने सारे हमने बता दिए, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। ठीक है, इतने में इतना मिलेगा। चलो भाई आगे देखो, इसका जो और पार्ट है, थर्ड का और पार्ट, ऑफ विच एलिमेंट सोल्डर आयरन इज मेड अप ऑफ। यानी कि ये पूछ रहा है जो सोल्डर नाम का जो क्या होता है एलॉय, सोल्डर नाम का जो एलॉय होता है, ठीक है, वो सोल्डर नाम का जो एलॉय है उस एलॉय की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों, तो क्या क्या होता है, एक होता है लेड और एक होता है टिन, पर इनके सिंबल अलग होते हैं। इसका कितना होता है पीपी, और इसका क्या होता है एसएन। तो ये वाला सिंबल टिन का याद नहीं रहता लोगों को, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करें, एसएन और पीपी। तो भाई हमने देख लिया कि सर इसका थर्ड वाला पार्ट कैसे सिंप्लीफाई होगा, वी आर डन विद दिस थर्ड पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर आर नॉट मेड अप ऑफ द मेटल्स। ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर के, ठीक है, वो मेटल से नहीं बने होते, ऐसा क्यों। तो भाई ये कहीं ना कहीं आपके चैप्टर नंबर 12 से भी कनेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको, क्या आएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर नॉट मेड अप ऑफ द मेटल्स। तो मेटल से क्यों नहीं बनते भाई, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता था कि एलॉयज के बनते हैं बट मेटल्स के नहीं बनते। ठीक है, नहीं बनते। तो भाई दिमाग मत मार बिल्कुल भी, ठीक है, पेपर में वहां पर 2 रीजन कोट कर और काम खत्म कर। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें 1 मार्क्स दे रखा है, तो 2 सिंपल सिंपल रीजन लिखो और कहानी फिनिश। तो हमने सबसे पहले बोला कि सर जो एनसीईआरटी में था ना, मैं वही वही चिपका दूंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत ही ना है। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 3 का मिक्स क्वेश्चन बन गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। देखो पहले वाले में क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा दे डू नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, वो रेडिली बर्न नहीं होते, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बर्न नहीं होंगे। चलो ठीक है, एक बात और समझ में आ गई। ठीक है, और मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसका, एलॉय का, वो हमेशा ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट किसी का, उसके किसी एक मेटल का, किसी भी कोई एक मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है, उसके ही रिलेटिवली एलॉय का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। जैसे अपने एग्जांपल ले लिया कि अगर जैसे अपना थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था किसका, स्टेनलेस स्टील का, तो उसको ले लो। ठीक है, तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट देखूं किसका, स्टेनलेस स्टील का, तो वो हमेशा ज्यादा पाएगा मेल्टिंग पॉइंट किसका, आयरन के हिसाब से। तो हैंस हमने एक केस स्टडी अपने फिनिश कर ली है। ठीक है, तो भाई एक केस स्टडी तो हमने देख उड़ा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे बार। अब ये केस स्टडी भी, जितने भी केस स्टडीज हैं, हम सारे अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं उनके जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने जो सिलेक्ट की हुई केस स्टडी, वो केस स्टडी उठा रहे हैं जो प्री बोर्ड्स के अंदर केस स्टडीज आई हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के सीबीएसई जो सैम्पल पेपर है उसमें केस स्टडी जो आई थी वो। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे केस स्टडीज होंगी सबका एक कलेक्शन हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। ठीक है, और उन सभी को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अब हम देखो सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो पार्ट्स दे रखे हैं ना चारों के चारों, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है आंसर, उनके ऊपर फोकस करें। ठीक है, अगर कोई नीड पड़ी पैराग्राफ की तो पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे।
क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कैल्सिनेशन। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है वो तो डायरेक्टली बता देगा भाई कि कैल्सिनेशन क्या होती है। पर देखो भाई, कुछ गरीबों को भी सहारा मिलना चाहिए, अमीरों को भी किनारा मिलना चाहिए, तो इसलिए काम करते हैं हम, पैराग्राफ में से भी देख लेते हैं क्या कहीं पर कैल्सिनेशन के बारे में चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो जहां पर कैल्सिनेशन लिखा है उसके तो ऊपर ही कैल्सिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब सर पिछले वाले पैराग्राफ में मिल सकती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स को चेंज किया जाता है ऑक्साइड में बाय हीटिंग देम स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो भाई मुद्दे की बात सोचे ही मत। ठीक है, यहां से लेके यहां तक सीधा चिपका दे, छापा मार, सीधा। तो यानी कि ए पार्ट का आंसर तो भाई हमें इस डायरेक्टली इस पैराग्राफ से ही मिल गया। बट जरूरी नहीं है भाई कहीं इसके ऊपर चले जाओ पेपर में फिर जाके भाई पैराग्राफ में से सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ ना होता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो गिव ए सूटेबल एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का एक सूटेबल एग्जांपल बताइए, ठीक है, जिसमें रोस्टिंग होती हो। ठीक है, तो रोस्टिंग का एक बढ़िया एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही था। ठीक है, तो रोस्टिंग का जो एग्जांपल है, सूटेबल एग्जांपल किस में लगती है, तो हम बोल देंगे ZnS में बनती है। ठीक है, ये क्या होता है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड नाम का ये सब्सटेंस है, इसके अंदर रोस्टिंग होती है भाई। ठीक है, तो हमने एग्जांपल बताना था, बता दिया, एक नंबर का ही था, आगे बढ़िए। ठीक है, तो अगला क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने बोला कि सर जब हमने एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल थी, ठीक है, कि क्या क्या थी, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने वहां पे देखा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर है ना, तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी टेबल आपके सामने रख दी है। इस टेबल की हेल्प से आप पूरा पूरा टॉपिक को भी इस तरह समराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में, और इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल ही लोगे भैया आसानी से। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं इसके पार्ट को देखूं, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अब देखो कहानी किसकी चल रही है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज की, तो हम मिडल वाले के ऊपर एक्ट करते हैं। चलो भाई, मिडल रिएक्टिविटी वाले में क्या होता है, हमारे पास ऑक्साइड ऑफ द मेटल कहाँ रखा हुआ है, ये रहा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर दूर से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के बाद फिर एक बार और उसका प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल करेंगे, और इससे हमारा पूरा मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट। तो क्या लिखेंगे अगर इसका आंसर लिखना हो तो, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट metal oxide into metal by treating it with a suitable reducing agent, suitable reducing agent। तो एक suitable reducing agent चाहिए हमें जो इस रिएक्शन को, ठीक है, कंप्लीट करवा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट जो ओर्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें वो सोचना भी पड़ेगा कि कौन सा वाला किसके लिए सुटेबल रहेगा। तो पर एक बात तो हमें समझ में आ गई कि सर एक नंबर यहाँ से उड़ा लिया, एक यहाँ से उड़ा लिया, एक यहाँ से उड़ा लिया। ठीक है, अब आखिरी नंबर के ऊपर विजय पानी है। चलिए देखते हैं आगे क्या पार्ट पूछा हुआ है। नेम टू रिड्यूसिंग एजेंट्स विच कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड। कौन से ऐसे दो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा था कि जिंक सल्फाइड होता है, तो हम एक काम करते हैं, चलो फोर्थ पार्ट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, तो हमने क्या बोला कि सर हम लोगों का क्या करना होता है ना, जिंक सल्फाइड से क्या बनाना होता है, जिंक मेटल बनाना होता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फाइड की पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग, उससे क्या मिलेगा, ऑक्साइड। फिर ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, मेटल। अच्छा, तो वो एक्चुअली मुझसे पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लगते हैं। तो थोड़ा अगर एक एग्जांपल देखें जिससे रिएक्शन समझ में आ गई, तो फिर ये सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट वाला तो क्वेश्चन हम कर ही लेंगे पेपर में। देखो इसका तो एग्जांपल से हमें बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो जिंक ऑक्साइड में हमने क्या बोला, अगर मैंने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, अच्छा यहाँ पर कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, सुटेबल रिड्यूसिंग
एजेंट की तरह ट्रीट करेगा। अच्छा, ये कार्बन जो है ना, इसके पास क्या है, एबिलिटी है कि वो इस कार्बन के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इस कार्बन के साथ वो जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये कार्बन की एबिलिटी जिससे वो बॉन्ड करना चाह रहा हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो कार्बन की एफिनिटी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एफिनिटी। तो अब इससे क्या बनेगा, जिंक बनेगा और एक बहुत ही जहरीली टॉक्सिक गैस निकलेगी, जैसे होते हैं ना आपके दोस्त टॉक्सिक, बिल्कुल वैसे ही। You know, all my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that. तो ये क्या बन गई, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन गई, जिंक हमारा मेटल बाहर निकल गया जो कि हमें चाहिए था। तो एक्चुअली जैसे ये कार्बन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में और भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या क्या है देखते हैं। फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम बोलेंगे सर पहला ऑप्शन तो कार्बन ही होगा, दूसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एग्जांपल में कभी कभी काम आती है। तो देखिए भाई, हमने दोनों केस स्टडीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दे, अपने दोस्तों में आग की तरह फैला दे इस वीडियो को, ठीक है। तो जितने बच्चों को अगर हमारी पूरी वीडियो समझ में आई है तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट में, और अपनी उपस्थिति कमेंट करके कर दिया करो भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो चलो देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इनका जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।